हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th नंबर चैप्टर वाटर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया और उसके ऊपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सोल्व किए। आज बारी है क्लास 7 के ही ज्योग्राफी का 6th नंबर चैप्टर का, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे और अगले सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसके बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरण्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। ठीक है, तो जो अब अभी तक हम लोगों ने क्लास 7 के किस किस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो इन्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, इनसाइड आवर अर्थ को कंप्लीट कर लिया, आवर चेंजिंग अर्थ, एयर और वाटर, यानी कि चैप्टर 5 तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और आज बारी है चैप्टर 6 यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का। तो आप बताइए कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। लेकिन चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, तो एक प्लेस जहाँ पे बिना किसी ह्यूमन इंटरफियरेंस के अगर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन का काम करता है। वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, एक प्लांट का कम्युनिटी है दैट ग्रो एंड थ्राइव्स इन अ स्पेसिफिक रीजन विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस। यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ये क्या है, पेड़ पौधे हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफियरेंस के क्या किए हैं, ग्रो किए हैं और जिंदा है। ठीक, लेकिन बात है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे, तो हर जगह का जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं वो सेम नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, आप बताइए। बताइए कि जब आप हिमालय के तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग वेजिटेशन मिलेगा, राजस्थान में जाएंगे अलग वेजिटेशन मिलेगा, बिहार यूपी में आइएगा अलग मिलेगा, केरला कर्नाटक में जाइएगा अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे अलग मिलेगा, अंडमान निकोबार में जाएंगे अलग मिलेगा, और माउंटेनियस रीजन यानी कि हिमालय के ऊपर लद्दाख के साइड जाइएगा तो अलग अलग टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, तो जैसे जैसे लैंडफॉर्म चेंज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होते हैं, जैसे जैसे सॉइल के क्वालिटी में चेंजेज आता है, रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेज आता है, वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन के पैटर्न में भी चेंजेज आता है। कोई दिक्कत है? अब सोचो एक जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, वहाँ पे जो रेनफॉल हो रहा है वो लगभग 200 to 400 सेंटीमीटर है, और एक जगह 70 to 50 सेंटीमीटर है। तो क्या दोनों जगह का जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो सेम रहेगा? नेचुरल वेजिटेशन दोनों जगह के जो पेड़ पौधे होंगे वो सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि एक जगह उसके पास हर तरह के सुविधा मौजूद है, दूसरे के पास सुविधा मौजूद नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे दूसरे टाइप्स के प्लांट अवेलेबल रहेंगे जो जिसको पानी का ज़रूरत बहुत कम है। तो जब आप प्लेस टू प्लेस जाएंगे या लैंडफॉर्म जैसे जैसे चेंज होगा, रेनफॉल के पैटर्न चेंज होंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेज आएगा। तो सबसे पहले कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, तो नेचुरल वेजिटेशन प्लांट का कम्युनिटी होता है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफियरेंस के क्या करता है, ग्रो करता है। लेकिन ये जो इवॉल्विंग है, इवॉल्व ओवर अ टाइम, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है टाइम के अनुसार इसमें चेंजेज आते हैं। क्यों होता है? क्योंकि लोकल जो क्लाइमेट होते हैं, जैसे कि रेनफॉल पैटर्न और टेम्परेचर वेरिएशन है, सॉइल में जो चेंजेज आते हैं, इनके कारण वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन में भी क्या होता है, चेंजेज आता है। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किन कारणों पे डिपेंड करता है? तो पहला हो गया वहां का क्लाइमेट। और जब भी क्लाइमेट का बात होगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे रेनफॉल। रेनफॉल के बाद बताओ क्या करोगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर, वहां पे कितना ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है वहां पे जो रेनफॉल है या कुछ वाटर बॉडीज है उसके ऊपर। क्लाइमेट के बाद क्या होगा? टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल। दूसरा क्या होगा? बताओ क्या होगा? टाइप ऑफ सॉइल के बाद क्या होगा? लोकेशन। लोकेशन जैसे कि उसका लैटिट्यूडनल पोजीशन, लैटिट्यूडनल पोजीशन, या उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल, या वो ओशनिक जो सी माने कि जो कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया से जमीन कितना दूरी पे है उसके ऊपर भी क्या होता है, ये वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन होंगे वो वैरी करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेज आने के कारण क्या है? तो पहला टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है वो हो गया। दूसरा सॉइल का फैक्टर हो गया कि सॉइल किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। फिर उसका लोकेशनल पोजीशन कहाँ है, यानी कि माउंटेनियस रीजन में है या हाई एल्टीट्यूड पे है या हाई लैटिट्यूड पे है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन क्या होगा। कोई दिक्कत है? तो जो हमारा एनसीईआरटी है वो भी इसी टाइप के एक कहानी से स्टार्ट होता है। एक कहानी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक लड़की है सलीमा। सलीमा समर वेकेशन पे निकलती है शिमला के लिए, मनाली शिमला के लिए, मनाली के लिए। जब ये मनाली के लिए जाती है तो देखती है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रहा है, हम लोग माउंटेनियस रीजन में जा रहे हैं, वैसे वैसे जो वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंजेज होते जा रहे हैं। और उस चेंजेज पे हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि डिपेंड करता है कि जब हम लोग समराइज करेंगे तो डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ द लैंड फ्रॉम सी कितना है, यानी कि उस लैंड का समुद्र से कितना हाइट पे है। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट किस टाइप के है। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल किस टाइप के है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, वहाँ मॉइस्चर कितना है। इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उस एरिया में वेजिटेशन किस टाइप के होंगे। जैसे देखो, जब वो फुट हिल पे जाती है, डीप जंगल में जाती है, कब? जब फुट हिल है, माउंटेन के फुट हिल है, तो वहाँ पे उसको हो सकता है कि टेम्परेट एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट मिल जाए या कॉनी फॉरेस्ट मिल जाए। लेकिन और जब वो ऊपर जाएगी, जब वो देखिए वहाँ से मनाली से जब रोहतांग पास के पास जाती है तो वहाँ पे एक ग्रासलैंड मिलता है, यानी कि बहुत छोटा छोटा ग्रास मिलता है और स्नोफॉल मिलते हैं, स्नो मिलते हैं। और उसके बीच में फुट हिल और मनाली के बीच में जब वो देखती है तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर के पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं। उसमें एक है रोडोडेंड्रम। क्या है? रोडोडेंड्रम। तो जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे वेजिटेशन है वो चेंजेज होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पोजीशन पे। क्यों चेंजेज आता है? तो वो चेंजेज आने का मेन रीजन, पहला रीजन है हाइट। हाइट यानी कि समुद्र से वो जो लैंडफॉर्म है वो कितने हाइट पे है। दूसरा, वहाँ का टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर कम है तो कॉर्निफोरस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाए। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है, वहाँ पे रेनफॉल का जो पैटर्न है वो कैसा है। अगर रेनफॉल 200 से 400 मीटर के सेंटीमीटर के आसपास हो रहा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, और 70 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो हो सकता है डेजर्ट्स इलाका में, ड्राई रीजन में हो आप। फिर आपको टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। फिर वहाँ के एयर में मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी कितना है।
ह्यूमिडिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का रेनफॉल कैसा होगा, वाटर का अवेलेबिलिटी बताएगा कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। कोई दिक्कत है? तो ये जो फैक्टर है ये डिसाइड करते हैं किसी भी एरिया में किस टाइप के वेजिटेशन होंगे उसके ऊपर। जैसे देखो अभी हम लोग आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो अभी हम लोग को पढ़ना है उनमें से कुछ है, क्या हो गया भाई, वो रहा ये हमें अभी पढ़ने हैं किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले जब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई करेंगे तो हमको मिलेगा फॉरेस्ट पढ़ने के लिए। किसके बारे में? तो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। इसके बारे में पढ़ने के लिए फॉरेस्ट के बारे में। और ये जो फॉरेस्ट है, ये जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट है, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितना रेनफॉल हो रहा है। अगर ट्रॉपिकल, ठीक, जब हम लोग टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल हो सकता है, ठीक, फॉरेस्ट रीजन में। तो फॉरेस्ट रीजन, ग्रासलैंड और सर्व, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है या वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है। यहाँ पे देखो, ठीक, यानी कि फॉरेस्ट ग्रो वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर, यानी कि जहाँ पे एक प्रचुर मात्रा में, एक एडिक्वेट अमाउंट में जब रेनफॉल होगा तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रेन फॉरेस्ट बोल देंगे। अगर मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है तो उसको हम लोग ग्रासलैंड बोलेंगे, और बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्व मिलेगा। तुम दिल्ली में हो, मान लो कि दिल्ली में हो, दिल्ली में तुम देखोगे तो बबूल का पेड़ मिलेगा। जैसे जैसे दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान जाओगे, वैसे वैसे जो प्लांट का जो कैटेगरी है, नेचुरल वेजिटेशन का जो टाइप्स है वो चेंज होते जाएंगे। तुम बिहार से लेकर चलो या बंगाल से लेकर के चलो तो आप वेजिटेशन के टाइप में चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये जो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, सर्व है, ये कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न एंड टेम्परेचर पैटर्न। टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को डिसाइड किया गया है। अगर अच्छा खासा अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, एडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है, यानी कि 200 to 400 या इसको 100 मान लो, 100 to 400 के बीच में रेनफॉल हो रहा है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट बोलेंगे। अगर 70 मान के चलो, 70 या 60 मान के चलो, लगभग में 70 to 100 सेंटीमीटर में हो रहा है तो ग्रासलैंड मान लो, या 70 से कम हो रहा है तो ग्रासलैंड मानो, और जो सर्व है वो लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं। कोई दिक्कत है? तो अभी आते हैं हम लोग टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ ग्रासलैंड, और फिर हम लास्ट में सर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं क्या है कि हमें जाना है पढ़ाने, ठीक है। तो जो हमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो अभी पढ़ना है इस क्लास में, तो हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में, और कॉर्निफेरस वेजिटेशन के बारे में। ठीक, ये जो डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन है, ये इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? तो रेनफॉल के पैटर्न के अनुसार। रेनफॉल के पैटर्न के अनुसार जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होगा। कितना? मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में 100 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। कितना? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में 100 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां पे मॉडरेट रेनफॉल होगा। मॉडरेट, दोनों में मॉडरेट, यानी कि लगभग 200 से और 100 के बीच में यहाँ पे रेनफॉल होगा। जो मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे लो टू मॉडरेट है, और जो कॉर्निफेरस है यहाँ पे लो होगा। क्या होगा? यहाँ पे लो होगा। तो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और पता चलते जाएगा कि ये मॉडरेट वाले कैटेगरी में कौन कौन से हैं जहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट टाइप के रेनफॉल देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत है? डिफरेंट टाइप के रेनफॉल देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अभी देखो बताओ, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो सबसे पहले किस एरिया में मिलेगा, तो जहां पे रेनफॉल कितना होगा, तो 200 सेंटीमीटर प्लस होगा। मान के चलो कि 200 टू 400 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेनफॉल होगा। तो उस एरिया में क्या होगा बताओ, कैसा वेजिटेशन होगा, 200 टू 400 सेंटीमीटर वाले जहाँ पे रेनफॉल होते हैं उस एरिया में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कितना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। साइज थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो जो हमें रेनफॉल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न क्या होगा, रेनफॉल कितना मिलेगा, तो 200 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर। कितना, 400 सेंटीमीटर। अब बताओ यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है इस रीजन में टेम्परेचर कितना रहेगा, इस रीजन में टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होगा। कितना, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और सालों भर। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना होगा बताओ, ह्यूमिडिटी एयर में कितना होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी 80 टू 90% ह्यूमिडिटी रहेगा एयर में। यहाँ पे एयर में 20 टू 90% क्या देखने को मिलेगा हमें, 80 टू 90 मान लो या 70 टू 90 मान लो, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ह्यूमिडिटी मिलेगा। और यहाँ पे कभी भी ड्राई रीजन नहीं आता है, ड्राई सीजन नहीं आता है, नो ड्राई सीजन। इस रीजन में कोई भी ड्राई सीजन देखने को मिलेगा नहीं, जिसके कारण जब यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 टू 400 सेंटीमीटर होगा, मान के चलो कि यहाँ पे डेली रेनफॉल होना ही होना है। क्या होना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन में डेली रेनफॉल देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्री है वो अपना लिव्स तो शेड करेंगे, लेकिन एक टाइम पे सारे ट्री अपना लिव शेड नहीं करेंगे। तो जो ट्री है वो अपना जो लिव है वो किसी एक पार्टिकुलर सीजन में या पार्टिकुलर टाइम पे सभी जो ट्री है अपना लिव शेड नहीं करेंगी। देखो ऐसा नहीं है कि लिव अपना वो यहाँ पे जो भी ट्री है वो अपना पत्ता नहीं गिराएगी या पत्ता शेड नहीं करेगी, शेड करेगी, लेकिन एक टाइम पे सारे पत्ता को या सारे ट्री एक टाइम पे अपने लिव्स को शेड नहीं करेंगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं इस फॉरेस्ट में 4 लेयर मिलता है, 4 लेयर्स मिलते हैं। जो पहला लेयर होता है उसको हम लोग इमर्जेंट लेयर बोलते हैं, इमर्जेंट लेयर। ठीक, टोटल 4 लेयर फॉरेस्ट में मिलता है। एक इमर्जेंट लेयर होता है जहां पे इसका जो हाइट होता है ये लगभग 60 मीटर तक होता है, 60 मीटर तक हाइट होता है। फिर उसके बाद मिलता है हमें कैनोपी लेयर, कैनोपी लेयर। फिर हमें मिलेगा अंडर स्टोरी लेयर, अंडर स्टोरी लेयर। और लास्ट में मिलेगा फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि जब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको 3 लेयर मिलेंगे, जैसे होता है ना 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 5 फ्लोर, तो टोटल 4 फ्लोर मिलेगा। एक लेयर को बोलेंगे इमर्जेंट लेयर, दूसरा को कैनोपी लेयर, तीसरा को बोलेंगे क्या, बोलो अंडर स्टोरी लेयर, और जो सबसे हाइट पे होगा उसको हम लोग फॉरेस्ट फ्लोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर बोलेंगे। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक, ये इंक्रीजिंग ये फॉरेस्ट फ्लोर है, सबसे निचला पार्ट, उसके बाद अंडर स्टोरी, कैनोपी, और लास्ट में क्या आएगा, इमर्जेंट लेयर मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा, इमर्जेंट लेयर मिलेगा। कोई दिक्कत है।
पहले हमें क्या मिलेगा, फॉरेस्ट का फ्लोर मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, अंडर स्टोरी बीच वाला, फिर उसके बाद कैनोपी लेयर, फिर हमें क्या मिलेगा, एक इमर्जेंट लेयर जो 60 मीटर के हाइट तक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एवरग्रीन ट्री होते हैं उसका मैक्सिमम हाइट लगभग कितना तक चला जा सकता है, बताओ कितना तक जा सकता है, तो ये जा सकता है लगभग लगभग 60 मीटर तक। कितना, लगभग 60 मीटर तक। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे जो प्लांट है यानी कि जो सनलाइट है इसके सरफेस पे यानी कि इसके ग्राउंड पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट के ग्राउंड में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं, इसलिए ग्राउंड पे रेनफॉल या सनलाइट पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ट्री है, बायोडाइवर्सिटी में जो ट्री है वो सबसे पहले आपको मिलेगा इबोनी, इबोनी, फिर आपको मिलेगा मोहोगेनी, मोहोगेनी, मोहोगेनी के बाद मिलेगा आपको रोजवुड, रोजवुड, रोजवुड के बाद आपको रबर ट्री मिलेगा, रबर ट्री के बाद हो सकता है पाम मिलेगा या कोकोनट ट्री मिलेगा, कोकोनट ट्री मिलेगा, ये आपको ट्री मिलेंगे। तो यहाँ पे अब देखो जो हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये इसको हम लोग लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और जो टोटल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये टोटल अर्थ पे लगभग 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं। कितना, 20% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो कौन देता है हमें, केवल और केवल एवरग्रीन फॉरेस्ट से आता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बताओ। तो जब भी आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आप रेनफॉल याद रखिएगा कि 200 प्लस रेनफॉल होता है, टेम्परेचर 25 to 30 या 29 या 27 तक आ सकता है, 30 मान के चलो। ह्यूमिडिटी 70 to 90% होता है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो ट्री होते हैं एक टाइम पे अपना सभी ट्री या एक ही ट्री पूरा लिप्स एक बार में नहीं सेट करती है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक, जो ट्री अपना लिप्स या जिस फॉरेस्ट में जो ट्री है अपना लिप्स सभी एक साथ गिराती है, इसलिए गिराती है क्योंकि वहाँ पे पानी का क्या है, कमी है। जहाँ पे पानी का कमी है तो वहाँ के ट्री का बिहेवियर होता है कि अपना पत्ता क्या करेंगे, गिर देंगे, ताकि ट्रांसपायरेशन वहाँ पे रुक जाएगा, वाटर का इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इस फॉरेस्ट में 4 लेयर होते हैं, एक होता है फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी लेयर और एक होते हैं इमर्जेंट लेयर। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो प्लांट आपको ट्री मिलेगा, एक इबोनी, मोहोगेनी, रोजवुड, रबर, पाम, कोकोनट ट्री। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अब बताओ जो फास्टेस्ट एनिमल है, जो फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, क्या वो इस टाइप के फॉरेस्ट में मिलेंगी, बताओ? क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट में फास्ट तेजी से दौड़ने वाली एनिमल कैसे मिल सकते हैं, कैसे दौड़ेंगे उस फॉरेस्ट में, नहीं दौड़ेंगे, तो उस टाइप के एनिमल इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कमर्शियली लिस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो क्या है, कमर्शियली लिस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है। चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है। यह है हमारा एनसीईआरटी। दिस फॉरेस्ट आर एल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? द थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पे होते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में, सॉरी इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, जहां पर रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों बहुत ही ज़्यादा होता है। द रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द रीजन। ये जो रीजन होता है यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन वाला या ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये हमेशा सालों भर क्या होता है, हॉट
टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। एज देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं है तो कोई भी ट्री एक साथ अपना लिव्स नहीं छोड़ती है। द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और यही रीजन है कि इनको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। कोई पूछे कि क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्री है वो अपना लिव्स नहीं शेड करती हैं, तो शेड करती हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर रीजन में सभी ट्री एक साथ नहीं शेड करती हैं, इसलिए हमेशा क्या लगता है, एवरग्रीन लगता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? द थिक कैनोपीज इज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री नॉट अलाउड द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ठीक है, जो थिक कैनोपी है, इस थिक कैनोपी के कारण, कैनोपी हो गया क्या, ये जो थिक कैनोपी है जिसके कारण जो सनलाइट है ये इसके ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाती है, ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती है। और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेयर है, पहला लेयर क्या था आपको बताए थे हम, एक फॉरेस्ट फ्लोर है, यानी कि फ्लोर पे छोटे छोटे आपको प्लांट देखने को मिलेगा, उसके बाद अंडर स्टोरी मीडियम साइज, फिर कैनोपी आपको मिलेंगे, और फिर मिलेगा इमर्जेंट लेयर जो सबसे ऊपर वाले लेयर है, जो लगभग 60 मीटर हाइट पे है, 60 मीटर के हाइट पे है। कोई दिक्कत है? अब देखो एनाकोंडा, जो एनाकोंडा जो हमारा स्नेक्स है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक्स है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, और ये एक बार में बड़े बड़े एनिमल्स को, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, इस टाइप के एनिमल्स को भी खा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील। जो ब्राजील में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। और वो कौन सा फॉरेस्ट है बताओ, वो कौन सा फॉरेस्ट है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसका नाम क्या है, अमेजन फॉरेस्ट। क्या नाम है? अमेजन फॉरेस्ट। और जो मैक्सिमम इस टाइप के जो फॉरेस्ट है ना, ये नहीं तो माउंटेनियस रीजन आसपास होगा, क्योंकि वहाँ पे, और जब माउंटेनियस रीजन आ जाता है ना तो वहाँ पे रेनफॉल का एक और कारण बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, वहाँ पे जो ह्यूमिड जो मॉइस्चर, जो लेडन जो विंड है वो ऊपर जाता है, और फिर उसी पे क्या होता है, बहुत तेजी से बारिश होता है, तो रेगुलर वहाँ पे बारिश होते रहता है, ठीक ना। और फिर रिवर वाले रीजन में होते हैं सबसे ज़्यादा, दोनों साइड से पानी मिलेगा, रेन वाटर भी मिलेगा, और जो हमारा रिवर का वाटर है, वो रिवर बेसिन है, उससे मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखो ध्यान से, इंडिया में जो हमारे ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पे मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में हमें क्या होता है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और बताओ कहाँ कहाँ पे है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अब बताइए कहाँ कहाँ पे है। तो ये आपको मिलेगा अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन में मिलेगा आपको, जो कहाँ पे है, तो ब्राजील में है या साउथ अमेरिका में है, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। फिर आपको मिलेगा कोंगो बेसिन, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। फिर आपको मिलेगा इंडिया में वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये क्या है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। तो आप बताइए ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट किस रीजन में आपको मिलेंगे देखने को, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट किस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ का बात करते हैं, अगर वाइल्ड लाइफ का बात करते हैं कि जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें किस टाइप के वाइल्ड लाइफ रहते हैं, यानी कि किस टाइप के एनिमल रहते हैं, तो उसमें आपको एनिमल मिलेगा, बताओ कौन सा। तो उसमें आपको एनिमल मिल सकता है गोरिलाज मिलेंगे, जो अमेजोन बेसिन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर आपको मिलेगा जगुआर्स जो ट्री पे रहते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिल सकते हैं एलिफेंट, स्नेक्स मिलेंगे बहुत सारे, मंकी मिलेंगे। फिर आपको ट्री फ्रॉग मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि
यहाँ पे जो हमारा जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही डेंस होता है और ज़्यादा एनिमल यहाँ पे पेड़ पे जो रहते हैं वही मिलेंगे, ठीक ना। कभी कभी एलिफेंट इधर दिखने को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट पे। बताइए ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉरेस्ट है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है तो वो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया में अगर कोई फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है तो वो कौन सा है? ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये ज़्यादा डेंस नहीं होता है, इसलिए इसका एक्सप्लॉइटेशन कमर्शियली जो एक्सप्लॉइट किया गया है बहुत ज़्यादा किया गया है, कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड है, बहुत ज़्यादा इसको हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है और सबसे ज़्यादा मिलता है इंडिया में। अगर सबसे ज़्यादा डिसिडुअस फॉरेस्ट पूछा जाए कि किस स्टेट में है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा डिसिडुअस फॉरेस्ट किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। और ये इंडिया के किस किस स्टेट में मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ पार्ट में आपको इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और ये इसमें सबसे ज़्यादा नक्सलवादी जो लोग रहते हैं इसी टाइप के फॉरेस्ट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो इसका जो लिप्स है ये साल में एक बार ग्रीसेड हो जाता है, क्योंकि जब ड्राई सीजन आता है, जैसे कि आएगा ड्राई सीजन कब आएगा बताओ? तो ड्राई सीजन आ जाएगा मार्च, अप्रैल, मई। या इधर रेनफॉल नहीं होगा तो सारे लिप्स क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे। तो लिप्स के बड़े बड़े ढेर बना देंगे, नीचे सुरंग बना देंगे, सुरंग को लिप्स से ढक देंगे। तो यहाँ पे उनको मूवमेंट भी आसानी से हो सकता है। जो टाइगर है, लियोपार्ड्स हैं, इस टाइप के जो एनिमल हैं अधिकांश ये इसी टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं, इसी टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कोई भी वेजिटेशन हो या किसी भी टाइप का फॉरेस्ट हो वो किस बात पे डिपेंड करता है? सबसे पहला हो गया कि उस रीजन में टेम्परेचर क्या है और रेनफॉल क्या है। तो रेनफॉल होगा वो 100 टू 200 सेंटीमीटर के आसपास होगा। रेनफॉल कितना होगा? 100 टू 200 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर वैरी करेगा 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हो सकता है? 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होगा? 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे सीजन एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के सीजन आएगा, समर आएगा, ड्राई आएगा, विंटर आएगा, रेनी सीजन आएगा। तो इसलिए ये जो ट्री है अपना लिप्स एक ड्राई सीजन में जो अपना लिप्स होते हैं ये सेट कर देते हैं। जो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये लिप्स क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। क्यों? पानी को बचाने के लिए। क्योंकि जब ड्राई सीजन आएगा पानी का शॉर्टेज होगा, जब पानी का शॉर्टेज होगा तो ये अपना लिप्स गिरा देंगे। लिप्स इसलिए गिराते हैं ताकि जो लिप्स है उसके द्वारा ट्रांसपैरेशन होता है, वाटर निकलता है। उस वाटर जो निकलता है इवोपरेट होता है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? ये अपना लिप्स गिरा देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताओ? क्योंकि ये अपना लिप्स गिराते हैं इसलिए इसको हम लोग डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये ज़्यादा डेंस नहीं होता है और यहाँ पे एक्सीलेंट क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के क्या मिलते हैं? ट्री मिलते हैं। अच्छे क्वालिटी के ट्री मिलते हैं जो टिम्बर इंडस्ट्री के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिम्बर इंडस्ट्री के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है? तो देखिए आराम से सुनिएगा, थोड़ा सा फास्ट में है क्योंकि हमें कहीं जाना है, तो आराम से इसको सुनिए और एक बार जाकर के बुक पढ़ लीजिए। देखिए किसी भी टाइप के वेजिटेशन हो, आपको मेन ध्यान में यही रखना है कि वेजिटेशन चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं? चेंज होने का कारण टेम्परेचर है, रेनफॉल का पैटर्न है, सॉइल का टाइप है, किस टाइप के सॉइल है, सॉइल में क्या क्या मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स नहीं है, ठीक। उसका हाइट, ओशियन से उस कितने हाइट पे वो एरिया है, उसके अनुसार वेजिटेशन क्या होंगे? चेंज होंगे। तो हमारे जो अभी हम लोग फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट के टाइप पढ़ रहे हैं, ये रेनफॉल के पैटर्न पे डिफाइंड किया गया है, टाइप को कैटेगराइज किया गया है। जब 200 से ज़्यादा टेम्परेचर, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे, और 200 और 100 के बीच में होगा तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे जो डियर हैं, जो भी दौड़ने वाले एनिमल्स हैं, जैसे डियर हो गया, बताओ। डियर के बाद क्या होगा? एलिफेंट हो गया। एलिफेंट के बाद बताओ क्या हो सकता है? एलिफेंट के बाद नील जो गाय होता है, नील गाय होता है।
नीलगाय मिलेगा। नीलगाय के बाद बताओ क्या मिलेगा, लंगूर मिल सकता है, लंगूर मिलेगा। यहाँ पे टाइगर मिलेगा, यहाँ पे टाइगर मिलेगा। इस टाइप के जो एनिमल्स हैं यहाँ पे मिलेंगे। और जो यहाँ पे ट्री है वो किस टाइप के ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तुमको टीक मिलेगा, टीक मिलेगा, साल का ट्री मिलेगा, यहाँ पे तुमको शीशम मिलेगा, शीशम का ट्री मिलेगा, नीम का ट्री मिलेगा, यहाँ पे तुमको बम्बू मिलेगा, यहाँ पे तुमको बम्बू मिलेगा, यहाँ पे तुमको कुसुम मिलेगा, कुसुम मिलेगा, सैंडलवुड मिलेगा। वो किस टाइप के एरिया में आते हैं बताओ, तो किस टाइप के आते हैं, तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में। देखो यहाँ पे तुमको मिल गया, टाइगर भी है, यहाँ पे गोल्डन लंगूर भी है, यहाँ पे एलिफेंट भी है, और डियर भी है, नीलगाय भी है, तो एलिफेंट भी है। ये सारे एनिमल्स और प्लांट वहां पे देखने को मिलते हैं। पढ़ो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ो एक बार। जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आर मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है ये एक मानसून फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है, मानसून फॉरेस्ट है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। आपको यहाँ पे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, इन सेंट्रल अमेरिका में भी मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के की कोई भी लैंडमास है वो ओशियन के किनारे किनारे नहीं मिलेगा। कोस्टल रीजन में इस टाइप के फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। ये फॉरेस्ट उस जमीन के बीच में, सोचो कि ये इंडिया है, इधर भी रेनफॉल ज़्यादा होगा, इधर भी रेनफॉल का पैटर्न ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो कम से कम आएगा, ह्यूमिडिटी आएगा। लेकिन जो बीच वाले एरिया है जो समुद्र से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो इस टाइप के एरिया में आपको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, तो सेंट्रल अमेरिका में मिल रहा है। दिस रीजन एक्सपीरियंस अ सीजनल चेंजेज, इसमें सीजनल चेंजेज आता है, यानी कि टाइप ऑफ सीजन आपको मिलेगा, जिसके कारण ट्री होते हैं जो अपना लिप्स सेट करते हैं सीजन टू सीजन टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। द हार्डवुड, इसमें ये जो ट्री है या ये जो फॉरेस्ट है इसमें हार्डवुड ज़्यादा मिलेगा, यानी कि कमर्शियल यानी कि टिम्बर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल ये फॉरेस्ट है। टिम्बर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल फॉरेस्ट है, जहाँ पे आपको साल मिलेगा, टिक मिलेगा, नीम मिलेगा, शीशम मिलेगा। हार्डवुड ट्री मिलेंगे जो फर्नीचर मेकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में यूज आते हैं। यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, इस टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक होता है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और एक होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में मिलते हैं, और जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपको टेम्परेट रीजन में मिलेंगे। तो टेम्परेट रीजन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। आपको पता है कि ये है हमारा अर्थ, दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अर्थ। अर्थ के बीचों बीच से गुजरता है इक्वेटर। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आपको कहीं भी मिलेगा क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और खास करके कोस्टल एरिया के किनार पे ही ज़्यादा मिलेगा, कोस्टल रीजन में आपको इस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया के इस रीजन में वेस्टर्न घाट में आपको क्या मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। फिर आप अफ्रीका में आओगे, जब आप अफ्रीका में आओगे तो अफ्रीका में यहाँ पे इक्वेटर गुजरता है और इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है कॉन्गो रिवर, और इसी कॉन्गो रिवर के बेसिन में आपको क्या मिलेगा बताओ, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। फिर जब हम लोग बात करते हैं ब्राज़ील का, वहाँ से भी क्या करता है, इक्वेटर गुजरता है, और यहाँ पे क्या है, अमेजॉन एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो जितने भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है या जो भी बड़े बड़े फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है खास करके, वो कहाँ पे मिल रहे हैं, तो जो कोस्टल रीजन के नज़दीक मिल रहे हैं, कोस्टल रीजन के नज़दीक मिल रहे हैं। कोई दिक्कत समझ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? और जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है वो सेंट्रल लैंड में मिल रहा है, उस लैंड मास के बीच में मिल रहा है, या उस कोस्टल रीजन में उधर होगा, उस साइड होगा जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। अमेरिका में भी मिल रहा है, अमेरिका में भी कहाँ मिल रहा है, तो सेंट्रल अमेरिका में मिल रहा है डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये भी तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्कटिक सर्कल है उसके बीच को हम लोग इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन या टॉरिड जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल और पोल के बीच के रीजन को फ्रीड जोन। तो ये है टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो ज़्यादा डायरेक्ट फॉल नहीं करता, सनलाइट डायरेक्ट फॉल नहीं करता है। तो जो भी अगर कोई लैंड मास है या कोई कॉन्टिनेंट है, जब भी आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा तो वो कोस्ट के नज़दीक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कोस्ट के नज़दीक मिलेगा। चाइना के इस रीजन में मिलता है, यूरोप में इस रीजन में मिलेगा। अगर हम लोग अमेरिका का बात करेंगे तो अमेरिका के इस रीजन में मिलेगा। तो कोस्टल रीजन में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूड यानी कि टेम्परेट लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिक और आर्कटिक सर्कल के आसपास आपको आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो ये कहाँ पे मिलेंगे? कोस्टल रीजन में। कहाँ पे? तो टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन में। एक बार फिर से देखो, मैप को अच्छा से बनाते हैं। ये अमेरिका है। ये क्या है? अमेरिका है। और अमेरिका के जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा देखने को? बताओ, इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा देखने को? तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, यहाँ पे है माउंटेन, तो माउंटेन के इस एरिया में इधर वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इधर आपको डेजर्ट्स मिल सकता है, ग्रासलैंड मिल सकता है, और बीच में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब मानते हैं इधर है यूरोप, ये यूरोप है। तो यूरोप के किस रीजन में मिलेगा? तो जिधर रेनफॉल होगा। अब बताओ, इधर रेनफॉल आएगा, इधर रेनफॉल आएगा, क्योंकि यहां से कोल्ड करंट पास करता है, तो इधर ड्राई रीजन हो सकता है, ड्राई रीजन हो सकता है। और यहाँ पे देखो, चाइना जापान के आसपास वार्म करंट पास करता है, तो ईस्टर्न चाइना वाला जो पार्ट है, इधर आपको क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे मिलेगा तुमको क्या? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पे? जहां से वार्म ओशियन करंट पास कर रहा है। यहां से भी आपको नॉर्थ अटलांटिक जो नॉर्थ स्ट्रीम जो हमारा वार्म ओशियन करंट है ये गुजरता है, इसलिए इस साइड में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तुमको मिलेगा कहाँ पे? तो जो इंग्लैंड है, आयरलैंड है, यहाँ से जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो गुजरता है, इसके कारण तुमको इस रीजन में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत है? बताओ। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? कोई दिक्कत है? बताइए, बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? और यहाँ पे किस टाइप के बताओ मिलेंगे ट्री? किस टाइप के ट्री मिलेंगे? तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा ओक, ओक मिलेगा। यहाँ पे तुमको पाइन मिलेगा। यहाँ पे तुमको इक्यूलिप्टस, इक्यूलिप्टस मिलेगा। और यही इक्यूलिप्टस हम लोग कहाँ से लाए थे? बताओ, ऑस्ट्रेलिया से लाए थे। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब बताओ, ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो वो किस रीजन में होगा? ऊपर वाले पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में? तो जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, इस इधर वाले पार्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इधर तुमको क्या मिलेगा? साउथ वाले पार्ट में, साउथ वाला पार्ट में तुमको मिलेगा क्या? तो साउथ, और वो भी खास करके ईस्ट वाला पार्ट में, क्योंकि इधर वार्म करंट आता है, इधर से कोल्ड करंट जाता है। ये जो वार्म करंट वाला रीजन है ऑस्ट्रेलिया के, इस रीजन में तुमको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जहां से वार्म करंट गुजर रहा है खास करके टेम्परेट रीजन वाले एरिया में, वहां पे तुमको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी वार्म करंट के कारण वहां पे रेनफॉल आता होगा। कोई दिक्कत है? तो आपको पता चल गया। आप पता कर लो कि यहाँ पे किस टाइप के एनिमल मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बियर मिलेगा, बियर मिलेगा। आपको यहाँ पे फॉक्स मिलेगा, फॉक्स मिलेगा। आपको यहाँ पे उल्फ मिलेगा,
उल्फ्स मिलेंगे, डियर मिलेंगे। तो इस टाइप के एनिमल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आते हैं एनसीईआरटी। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन। आ गया, कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं, दे आर कॉमनली फाउंडिंग अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। बात आया, बात समझे? देखो, तो जब आप मैप को अच्छा से पढ़ेंगे, सभी चीज, केवल ज्योग्राफी हम लोग सेपरेटली करके नहीं पढ़ सकते हैं। एक चैप्टर अलग से पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर अलग से पढ़ रहे हैं। पिछला बार हम लोग ओशियन सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट कनेक्शन इसका ओशियन सर्कुलेशन से है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? तो वार्म करंट से है, वार्म ओशियन करंट यानी कि सर्कुलेशन से है। आपको अभी हमने आपको बताया, ये था हमारा अमेरिका, ये था अमेरिका। यहां से हमारा नॉर्थ स्ट्रीम जो हमारा वार्म करंट है ये गुजरता है, इसलिए अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में तुमको क्या मिलेगा? देखो, ईस्ट यूएसए में क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे? तो तुमको मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो, यूरोप यहाँ पे है, यूरोप ये है, यूरोप के इस साइड में तुमको एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना के साइड तुमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुरोशियो जो वार्म करंट है ये यहाँ पे यहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक, जो साउथ ईस्ट ब्राजील है, साउथ ईस्ट ब्राजील, तो साउथ ईस्ट ब्राजील क्या होगा? ये वाला रीजन होगा। तो यहाँ पे जो ब्राजीलियन करंट है, वार्म करंट, वो गुजरता है, उसके कारण यहाँ पे क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो तुमको जब ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी समझना है, तो एक टोटालिटी में पूरा लेकर के चलना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे बारिश क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ से वार्म ओशियन करंट पहुंचता है। और तुमको हम पिछले सेशन में बताए थे, पिछले वीडियो में हम बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना। उस वीडियो में हम डायरेक्ट तुमको बताए थे कि जहां से ये वार्म ओशियन करंट गुजरता है वहां पे ग्रीनरी ज्यादा होगा, यानी कि उस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट से वार्म ओशियन करंट गुजरता है, ईस्टर्न कोस्ट से वार्म ओशियन करंट गुजरता है, और वेस्टर्न से कोल्ड। और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे तुमको टेम्परेट डेजर्ट्स देखने को मिल रहा था। टेम्परेट डेजर्ट्स कहाँ पे मिल रहा था देखने को? तो वहां पे जहां से कोल्ड करंट पास कर रहा था, यानी कि उस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में। और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में तुमको क्या देखने को मिल रहा है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहां से वार्म ओशियन करंट होता है, और ये वार्म ओशियन करंट अपने साथ मॉइस्चर लेके जाता है, और ये मॉइस्चर लेडन जो विंड है, ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज का जो चलता है खेल, उसी के अनुसार ये वहां पे रेनफॉल होता है, और रेगुलरली रेनफॉल होता है, रेगुलरली रेनफॉल होता है। बुक में नहीं दिया है, इंग्लैंड के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड या फ्रांस वाला जो रीजन है वहां पे भी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता होगा, क्योंकि इंग्लैंड में कोई सीजन नहीं है, वहां पे बिन बुलाए बरसात होता है, कभी भी बरसात हो सकता है। तो वहां पे बरसात क्यों हो रहा है? वहां पे ह्यूमिडिटी कहां से पहुंच रहा है? तो जो हमारा नॉर्थ स्ट्रीम है, जो वार्म करंट, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक नॉर्वे के साइड जा रहा है, और दूसरा जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये मुड़ करके नीचे फ्रांस और कैनेडी करंट, कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात समझे? तो ये था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आओ टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये कहां पे होगा बताओ? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो तुम्हें पता चल गया कि टेम्परेट रीजन में, मिड लैटिट्यूड रीजन में, कोस्टल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। तो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट कहां पे मिलेगा बताइए आप लोग, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। क्योंकि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में रेनफॉल होता है, तो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट कहां पे होगा बताओ? ये कहां पे मिलेगा? तो जस्ट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अगल और बगल में, अगल और बगल में। ये मान लो अमेरिका है, ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे इस रीजन में तुमको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा था। तो थोड़ा सा इधर जाएंगे तो बारिश कम होगा, बारिश होगा लेकिन कम होगा। जब बारिश इधर कम होगा तो वहां पे डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। किसी एक सीजन में वहां पे बारिश ज़्यादा होगा, किसी एक सीजन में बारिश कम होगा, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। और ये अपना लिप्स भी क्या करेंगे? शेड करेंगे। लिप्स भी क्या करेंगे? शेड करेंगे। कोई दिक्कत है? आके देख लो यहाँ पे,
टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में। एज यू गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, जब हम लोग हायर लैटिट्यूड जाएंगे, देयर आर मोर द टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, हम टेम्परेट डिसिडुअस मिलेंगे। अब देखो दीज आर फाउंड इन, देखो पढ़ो यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, ईस्टर्न पार्ट आ गया यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। दूसरा चाइना में, न्यूजीलैंड में और चिली में तुमको देखने को मिलेगा, चिली में देखने को मिलेगा। अब सोचो चिली में मिल रहा है तो पेरू में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पेरू के नीचे से हम्बोल्ट करंट, कोल्ड करंट पास कर रहा है और चिली से ऊपर से कैलिफोर्नियन वार्म करंट आ रहा है, कोल्ड करंट ही है। लेकिन वहां पे इक्वेटोरियल रीजन है, क्या है? इक्वेटोरियल रीजन है, इसलिए वहां पे रेनफॉल होगा। लेकिन चिली में भी सीजन होता है, EL9 आता है, EL आता है, ये जो होते हैं उसके कारण रेनफॉल होते हैं, फिर रेनफॉल नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे किस टाइप के जो सीजन होते हैं, ड्राई सीजन होता है तो ट्री जो होते हैं अपना लिप्स को क्या करते हैं? शेड करते हैं। ये यहाँ पे जो कॉमन ट्री है ओक है, एस है, बीच है, डियर, फॉक्स, ओल्फ, यहाँ पे एनिमल्स है एंड आर द, वही मिलेगा जो आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल रहा था, बस थोड़ा सा का अंतर है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट हमें मिलेगा। कोई खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और यहाँ पे सोचो ये जो वेजिटेशन है ये वर्ल्ड का फ्रूट फार्म बोला जाता है, वर्ल्ड का फ्रूट फार्म, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं मैक्सिमम ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के ही टाइप्स होते हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के टाइप होते हैं। और ये थोड़े थोड़े मात्रा में हर जगह मिलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगा वो नाम से ही तुमको पता चल जाएगा। नाम से ही पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलेगा, तो है इटली है, टर्की है, और बताओ वहाँ पे जर्मनी है, और बताओ वहाँ पे कौन सा है? स्पेन है, पुर्तगाल है, इस रीजन में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे वैसा कंडीशन है। कैसा कंडीशन है यहाँ पे? तो यहाँ पे समर में ड्राई सीजन होता है, समर सीजन में ड्राई सीजन होता है और विंटर में वेट विंटर होता है। समर ड्राई होता है और विंटर वेट होता है, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है जो इंडिया में भी आता है, इंडिया में वेस्टर्ली जाता है और विंटर सीजन में दिल्ली में वर्षा आता है, दिल्ली में रेनफॉल होता है विंटर सीजन में। अगर नहीं पता होगा तो एक बार जाकर के दिल्ली में जो रहते हैं लोग उनसे पता करो कि दिल्ली में क्या विंटर सीजन में ठंडा के दिन में बारिश होता है? तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्लीज आता है। ये वेस्टर्लीज कहाँ से आता है? जो मेडिटेरेनियन ओशियन है, मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से मॉइस्चर को कैरी करता है और फिर आते हैं हमारे पास क्या करता है? रेनफॉल के रूप में देखने को मिलता है। तो जो हमारा जो यहाँ पे जो सीजन है ये समर ड्राई होता है और विंटर वेट होता है, जिसके कारण यहाँ पे साइट्रस फ्रूट मिलते हैं। देखो यहाँ पे हॉट ड्राई समर आ गया, हॉट ड्राई समर और माइल्ड रेनी विंटर, माइल्ड रेनी विंटर यहाँ पे आपको है। तो पढ़ो, यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाई टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डिसिडुअस। ठीक, जो टेम्परेट रीजन में जितने भी हमारे की कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पे टेम्परेट एवरग्रीन या टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट का, वहां पे डिफरेंट कंडीशन होता है। दे हैव, वहां पे क्या होता है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। अफ्रीका में भी होता है और एशिया में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में जैसे कि महाराष्ट्र मान लो, जहाँ पे ऑरेंज बहुत ज़्यादा होता है, साइट्रस फ्रूट है, अंगूर कहाँ ज़्यादा होता है पता करो। वो रीजन जो है वो साइट्रस फ्रूट के लिए फेमस है और वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के अंदर आता है। हेंस द नेम। The kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean regions like the California in USA, Southwest Africa, Southwestern या South America और Southwest Australia. The regions is marked by the hot dry summer and the mild rainy region. Citrus fruits such as orange, figs, olives
and the grapes are commonly cultivated here because the people are removed by the natural vegetations। ठीक है, और जो यहाँ पे पीपल लोग हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव करके यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं साइट्रस फ्रूट को, और यहाँ पे बहुत ही कम वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं। इस रीजन में बहुत ही कम वाइल्ड लाइफ मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ये फ्रूट का फार्मिंग का वर्ल्ड बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। पढ़ो यहाँ पे, मेडिटेरेनियन ट्री एडेप्ट एम देमसेल्व्स टू द ड्राई समर। जो मेडिटेरेनियन ट्री है ये क्या करते हैं, अपने आप को ड्राई सीजन में एडजस्ट कर लेते हैं विथ द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लिप्स विच हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपेरेशन। यानी कि जो लिप्स होते हैं, जो टेम्परेट मेडिटेरेनियन जो ट्री होता है उनका जो लिप्स होता है ये बहुत ही मोटा होता है और बाक भी बहुत मोटा होता है, और जो लिप्स में वैक्स कोटेड होता है जिसके कारण ये ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस करते हैं। और मेडिटेरेनियन रीजन को ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, किसके लिए, तो फ्रूट वेजिटेशन के लिए, फ्रूट फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं कॉर्निफरस फॉरेस्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं या लैटिट्यूड चेंज कर रहे हैं तो वेजिटेशन चेंज हो रहा है। अब हम लोग हाइट चेंज करेंगे, क्या हाइट, कहाँ से, तो ओशियन जो लेवल है सी लेवल से जब हम लोग हाइट चेंज करते हैं तो वहाँ भी वेजिटेशन चेंज होता है। जब हम लोग लैटिट्यूडनल चेंजेज आता है तो वेजिटेशन चेंज आते हैं। जब हम लोग समुद्र से दूरी चेंज करते हैं तो वेजिटेशन में चेंज आता है। अब जब हम लोग हाइट चेंज करेंगे तो वेजिटेशन में चेंज आएगा। जब हम लोग हाइट पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे मिलेगा कॉर्निफरस फॉरेस्ट, और ये मिलते हैं कहाँ पे, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, और इस टाइप के फॉरेस्ट को हम लोग टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इस टाइप के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, टाइगा फॉरेस्ट। और टाइगा कैसा लैंग्वेज है, तो एक रशियन लैंग्वेज। आगे पढ़ते हैं, इन हायर लैटिट्यूड, यानी कि जब 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो तुम्हें क्या मिलेंगे, कॉर्निफरस फॉरेस्ट मिलेंगे। कॉर्निफरस फॉरेस्ट को हम लोग टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। आ गया बात, हायर एल्टीट्यूड भी एक फॉरेस्ट मिलेगा, जैसे कि सलीमा को मिला था। सलीमा को कहाँ मिला था, तो हिमालय के मनाली में इस टाइप के फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये सॉफ्ट वुड होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, जैसे कि हम लोग चम्मच बनाते हैं, पता है ना चम्मच, या जो सलाई माचिस में जो स्टिक होता है वो जो स्टिक होते हैं ये सॉफ्ट वुड होते हैं, वहीं से बनते हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, न्यूज प्रिंट में हम लोग देखो यहाँ पे आ गया, मैच बॉक्स में, पैकिंग बॉक्स में इस्तेमाल हम लोग इसको करते हैं। चीड़ है, पाइन है, सीडर है, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्री है जो इस रीजन में मिलता है। कॉनिफरस ट्री होता है ये, इसका जो ट्री होता है ये कॉनिकल होता है। ये ट्री कैसा होता है, कोनिकल होता है, क्योंकि जब स्नो फॉल करेगा तो आराम से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, आराम से नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, नहीं तो उसी में फंसा रह जाएगा तो ट्री क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। अब आते हैं ग्रासलैंड। तो दो टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, एक टेम्परेट ग्रासलैंड, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ये क्यों है, तो अभी हमने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। रेनफॉल कितना होता है, तो मॉडरेट अमाउंट में यहाँ पे रेनफॉल होते हैं। यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल होता है। बताओ कितना रेनफॉल होगा, यहाँ पे बताओ कितना रेनफॉल होगा। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो लगभग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में 25 to 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल तुम्हें देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कितना तुमको मिलेगा टेम्परेट रेनफॉल, तो 20 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में जान लो। एक है सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। कैंपस, कैंपोस कहाँ पे है, ब्राजील में है। कैंपोस ग्रासलैंड कहाँ पे है, ब्राजील में है। लेनोस, लेनोस, लेनोस कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। लेनोस कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। इंडिया में भी सवाना ग्रासलैंड है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन में भी ये सवाना ग्रासलैंड है। अब देखो ये जो सवाना ग्रासलैंड है स्वान में भी है
और सेरेंगेटी में है जो बहुत ही फेमस है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है? ये है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हमारे अर्थ पे या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, बड़े बड़े जितने भी ये जिराफ्स हैं, ये जिराफ्स हैं जो सवाना ग्रासलैंड में मिलते हैं, खास करके कहाँ पे? सवाना ग्रासलैंड में। इनका गर्दन इसीलिए बड़ा है क्योंकि जो ट्री का जो हाइट होता है वो धीरे, क्योंकि छोटा होगा तो उसको तो आराम से खा लेंगे, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं उस वहाँ उसके ग्रास को खाने के लिए धीरे धीरे उनके जीन जो है मॉडिफाई हो गया और गर्दन बड़ा होते चला गया, उसका रीजन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। दिस ऑकर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर के दोनों साइड में होता है। इक्वेटर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड भी होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद में होगा, ठीक। एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक तक यानी कि इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक जाता है। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये उस रीजन में होते हैं जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल होते हैं और समुद्र से इनका जो, और यहाँ पे जो ग्रास होता है ये लगभग 3 to 4 मीटर के हाइट पे होता है। द सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर द टाइप, यहाँ पे आपको मिलेगा एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स आर द कॉमन ट्रॉपिकल कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ये क्या है? कॉमन से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो, तो जैसे 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 कि क्या हुआ कि जो ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद क्या होगा? तो वहां पे तुमको मिलेगा सवाना ग्रासलैंड, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे, उस लैंडमास के अंदर जाएंगे तो रेनफॉल घटेगा, और जब रेनफॉल घटेगा तो वहां पे क्या मिलेगा बताओ? तो वहां पे सवाना ग्रासलैंड मिलेगा। वहां पे क्या मिलेगा हम लोग को? तो ग्रासलैंड मिलेगा। कोई दिक्कत है? जैसे देखो, ये है अफ्रीका, हम सबको पता है अफ्रीका के यहाँ से, कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से क्या होता है? इक्वेटर गुजरता है। तो इक्वेटर के और यहाँ पे कॉन्गो बेसिन है, तो इस रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे इस रीजन में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्रासलैंड मिलेगा। और एक कभी ड्राई सीजन में ये जो ग्रासलैंड में आग बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड देखो, यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम दिया है। ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, ब्राजील में कैंपोस है, वेनेजुएला में लेनोस है। यहाँ पे आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, अर्जेंटीना में पैम्पस, नॉर्थ अमेरिका में पेरिस, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपिज, और डाउन कहाँ मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये क्या है? द मिड लैटिट्यूडनल जोन में, यानी कि इक्वेटर के तुम्हें ऊपर मिलेगा, और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ग्रास होते हैं ये छोटे होते हैं, और यहाँ पे मिलेगा वाइल्ड बुफेलो, बिसॉन, एंटीलोप्स, एंटीलोप्स आर इन द टेम्परेट रीजन। कोई दिक्कत है? बहुत ही छोटा अमाउंट में है। अब देखो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ मिलेगा? तो जहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, और टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बाद क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो तुम्हें यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है डाउन्स, तुम उसको देखो। अब बताओ, बोल रहा है कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में, अब ये है हमारा अमेरिका, सॉरी ये है अमेरिका। अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, इस पार्ट में तुम्हें मिला था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस पार्ट में तुमको मिला टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो इस रीजन में तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? ग्रासलैंड मिलेगा। अब मिड लैटिट्यूड पे है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? क्या नाम देंगे इसका? तो इसका नाम देंगे, बोलो इसका क्या नाम देंगे? तो इसका नाम देंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। वैसे ही आते हैं, इधर तुम्हें मिलेगा चाइना, चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे तुम्हें मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर थोड़ा सा अंदर जाओगे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बाद तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? तो टेम्परेट ग्रासलैंड ही तो मिलेगा। इसी को हम लोग सेंट्रल एशिया में, ये थोड़ा सा ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपिज बोलते हैं। कोई दिक्कत? थ्रोनिबस
अब जहां पे टेम्परेचर यानी कि जहां पे जो रेनफॉल है ये 20 डिग्री से कम होगा, 20 सेंटीमीटर से, सॉरी, जहां पे रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से कम होगा वहां पे थ्रोनी बसेज मिलेंगे। और ये थ्रोनी बेसेस यानी कि ये डेजर्ट्स यानी कि डेजर्ट्स एरिया में मिलेंगे, जहां पे ड्राई रीजन होता है, रेनफॉल न के बराबर होता है। तो ये रेनफॉल न के बराबर कहां से होगा, तो कॉन्टिनेंट के ऑल इंटीरियर में, और इंटीरियर में जब हम लोग जाएंगे, जैसे देखो मान लो कि ये है अमेरिका, यहाँ पे मिला टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, बीच में हमें क्या मिलेगा, ग्रासलैंड मिलेगा, और उसी के कुछ आसपास हमें क्या मिलेंगे, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ इंडिया की बात करो, इंडिया की बात करो, यह है इंडिया, यह है बे ऑफ बंगाल, यह है बिहार, यूपी, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अब तुम जैसे जैसे वेस्टर्न जो हमारा ये वाला जो वेस्ट बंगाल जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो हमारा मानसून आएगा, ये तो रेनफॉल यहाँ पे देगा, डिसिडुअस फॉरेस्ट इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, धीरे धीरे इधर का जो वेजिटेशन होगा चेंज होते जाएगा, और तुम्हें इधर जैसे ही तुम हरियाणा पास करोगे, दिल्ली पार करोगे, तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो कटीला जो प्लांट होगा, जो कांट वाला, जो थ्रोन वाला जो बुशेज हैं ये मिलेंगे, बबूल का पेड़ मिलेगा दिल्ली में ज़्यादा, हरियाणा में जाओगे वही मिलेगा, थोड़ा सा कम होते जाएगा, और राजस्थान में क्या मिलेगा, कैक्टस मिलेगा, काठ ही काठ मिलेगा। तो रेनफॉल डिसाइड करता है वेजिटेशन को। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो ड्राई डेजर्ट्स होते हैं उस रीजन में रेनफॉल बहुत कम होता है, स्कैंटी रेन होता है, स्क्रॉचिंग हीट होता है, जो इस रीजन के आइडेंटिफाई कर हम लोग वर्ल्ड मैप पे कर सकते हैं। और उसका नाम बताओ कि इंडिया में ग्रेटेस्ट जो डेजर्ट्स है उसका नाम क्या है, तो थार डेजर्ट्स हैं, थार डेजर्ट्स है, कुछ है नहीं। पोलर रीजन आओ, यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी वेजिटेशन जल्दी तुमको नहीं देखने को मिलेगा। और इस टाइप के यहाँ पे जो वेजिटेशन होते हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है टुंड्रा क्लाइमेट या टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। यहाँ पे तुमको मस ऑक्सन मिलेंगे, एशियाटिक ऑल मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, स्नो फॉक्स मिलेगा, एनिमल्स कुछ मिलेंगे यहाँ पे, कुछ एनिमल यहाँ पे तुमको मिल सकते हैं। यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बहुत ही लिमिटेड है, कॉर्निफोरस जो प्लांट है उसी का कुछ पार्ट मिलेगा, नहीं तो तुमको यहाँ पे मोसेस मिलेंगे, लाइकेंस मिलेंगे, कुछ जो फंगी होते हैं ग्रीन कलर वाला वो लोग मिलेंगे, और यहाँ पे कुछ तुम्हें ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो भी एनिमल होगा उसका स्किन बहुत मोटा होगा, मोटा के साथ साथ उस पर जो बाल होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, किसके लिए, तो ठंड से बचने के लिए। यही था हमारा नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एंड वाइल्ड लाइफ क्लास 7 का। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।